राजा भाई एक दो फ्लाइट कैंसिल होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो 1000-1200। अब जब एविएशन मिनिस्ट्री यदि आदेश जारी करती है तो उनको इस बात की सूझबूझ या सुधबूझ नहीं थी क्या? इंडिगो का तो फेल्यूर 100% है कि कोविड के समय जब मजदूर बड़ी तादाद में सड़क पर निकल गए थे, उनके सर पे पोटली रखी हुई थी, कोई ट्रक में लटक के जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था, कोई ऑटो में जा रहा था, वो पोटलियाँ लेके पैदल रवाना हो चुके थे अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए। वैसे ही ये पोटलियाँ अभी हवाई अड्डे पर नज़र आ रही है, जिसको आप ब्रीफकेस और सूटकेस कहते हो। सरकार की मिसमैनेजमेंट से और एयरलाइंस की मिसमैनेजमेंट के चलते सबकी दुर्दशाएं कैसी हो रही है वो देखिए आप। कोई इंटरव्यू किसी को देने जाना हो रहा था, उसका जॉब प्लेसमेंट सफ़र करता है। किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था, उसका प्लेसमेंट सफ़र करता है। घंटों से के दे राजा भाई, क्या दें, लोगों को वहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं मिल पा रहा है। और यदि एयरपोर्ट की तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही एक दिन नहीं पिछले 4-5 दिन से चली आ रही है, फ्लाइटें कैंसल्ड हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। इस समय देश में दो बड़ी समस्याएं हैं, एक एयर पोल्यूशन की और एक एयर ट्रैफिक की। इन दोनों समस्याओं पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा। राजा भैया, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे क्योंकि आपका एक गहन अध्ययन है, आप लगातार इन चीज़ों पर लिखते रहे हैं। हॉटलाइन जो आपका माध्यम है, उसके ज़रिए कई बार आप पहले से बता देते हैं कि ये हालात आने वाले हैं। इस समय देश का जो भविष्यवाणी है उसको लेकर भी आपने कई बातें कही है और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ही सटीक रहता है। तो राजा भैया बताइए कि ये दोनों समस्याएं का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है देखिए, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इनिशिएट किया है, ब्रीफ किया है कि एयर पोल्यूशन और एयर ट्रैफिक देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है आज के डेट के अंदर। एयर पोल्यूशन तो हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को लेकर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुई, पुलिस की बल प्रयोग भी हुआ प्रदर्शनकारियों के ऊपर। वो एक आज से 10 दिन पुरानी मुद्दा देश की हेडलाइन था ही, लेकिन पिछले 5 दिन से जो सुर्खियों में बना हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है, ये न केवल भारत का। इंडिगो एयरलाइंस की तकरीबन 1200-1300 फ्लाइटें लगातार निरस्त होना, डिलेड होना, कैंसिल होना कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए, इस घटनाक्रम को देखकर नहीं, पर राजा भाई एक दो फ्लाइट कैंसिल होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो 1000-1200। देखिए राजेश भैया, इसके टेक्निकल पहलू पे आपको जाना होगा। ये कोई तकनीकी ग्राउंड पे कैंसिल नहीं हुई है, तकनीकी ग्राउंड पे या मौसम के कारण कैंसिल नहीं हुई है। ये हुई है एविएशन मिनिस्टर के एक आदेश के बाद कि शायद पायलटों को एक सर्टेन पीरियड का राहत देने के लिए उनका एक रोस्टर जारी किया था एविएशन मिनिस्टर ने कि इस रोस्टर के तहत अब फ्लाइट उड़ेगी और ये पायलट्स की ड्यूटी इस प्रकार रहेगी। ये पिछले 15 दिन पहले एक आदेश जारी हुआ था एविएशन मिनिस्टर द्वारा। अब जब एविएशन मिनिस्ट्री यदि आदेश जारी करती है तो उनको इस बात की सूझबूझ या सुधबूझ नहीं थी क्या कि भारत के अंदर कोई पायलट, कोई ऑटो रिक्शा चालक तो है नहीं कि किसी को भी बिठा लोगे और ऑटो चलाएगा, वैसे प्लेन चलाने उड़ाने लग जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है ये चूक एविएशन मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी है। इंडिगो का तो फेल्यूर 100% है, सिस्टम कॉलेप्स है। मतलब मुझे लगता है कि मेरी समझ पकड़ने के बाद तो मैंने इतना बड़ा एयर ट्रैफिक का डिस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम देखा है, जब 1200-1500 फ्लाइटें एक साथ बंद हो जाती है, डिलेड हो जाती है, कैंसल्ड हो जाती है। और से आज ही मैं डाटा पढ़ रहा था, तकरीबन 4 से 5 लाख लोग हमारे देश के अंदर पर डे हवाई यात्राएं करते हैं। तो 4-5 लाख लोग अनेक एयरपोर्ट पे स्टक हो चुके थे, अनेक एयरपोर्ट के ऊपर फंस चुके थे। घंटों से कैद है राजा भाई, कैद हैं, बिल्कुल सही शब्द। लोगों को वहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं मिल पा रहा है। अच्छी बात कही आपने, वो कैद हो चुके थे और एयरलाइंस और ट्रैफिक एविएशन की तरफ से किसी प्रकार की उनको सुध-बुध उपलब्ध नहीं कराई गई, न कोई सुविधा दी गई, न कोई मील उपलब्ध कराया गया, न कोई फूडिंग उनको उपलब्ध कराई गई। और ऐसा लग रहा था उसको देख कर कि ये दृश्य एयरपोर्ट का नहीं है, हमारे देश के किसी सरकारी बस स्टैंड का है, हमारे देश के किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का है। क्या देश के किसी ट्रेचिंग ग्राउंड का भी है राजा भाई? हाँ, ट्रेचिंग ग्राउंड तो थोड़ा सा एक इस विषय को लेकर मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब सिंहस्थ में कुंभ में ये रेलवे स्टेशन भरे पड़े रहते थे ना, वैसा हवाई अड्डे भरे हुए नज़र आए। जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र किया कि कोविड के समय जब मजदूर बड़ी तादाद में
सड़क पर निकल गए थे, उनके सर पे पोटली रखी हुई थी, कोई ट्रक में लटक के जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था, कोई ऑटो में जा रहा था, वो पोटलियाँ लेके पैदल रवाना हो चुके थे अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए। वैसे ही ये पोटलियाँ अभी हवाई अड्डे पर नज़र आ रही है, जिसको आप ब्रीफकेस और सूटकेस कहते हो। अब ये पैसे वाले इस पोटली को लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं। तो ये दुर्दशा के लिए मेरी नज़र में एविएशन मिनिस्ट्री भी जिम्मेदार है, इंडिगो तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट में रिपोर्ट करने जाते हैं तो 1 मिनट भी यदि हम डिले हो जाते हैं तो हमको हंसकर मुस्कुराकर सॉरी बोल दिया जाता है कि नहीं साहब, गेट क्लोज हो चुके हैं, अब आप फ्लाइट नहीं ले पाओगे। हम तो 1 मिनट की देरी को हमको तो पनिशमेंट हो जाता है, हमारी 20-30 हज़ार की टिकट ख़त्म हो जाती है। और यदि एयरपोर्ट की तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही एक दिन नहीं, पिछले 4-5 दिन से चली आ रही है, फ़्लाइटें कैंसल्ड हो रही है, फ़्लाइटें डिलेड हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो मैं समझ रहा हूँ इस मौसम का, आप देखिए मांगलिक विवाहों का सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, लोग इधर से उधर शादियां अटेंड करने जा रहे हैं। राजा भाई, एक दूल्हे का वीडियो आया है जो समय नाउ ने जारी किया है कि दूल्हा और दुल्हन ये कह रहे हैं कि हम अपने शहर से रिसेप्शन वाले शहर में नहीं आ पा रहे हैं और हमारी फ़्लाइट वहाँ पर दोपहर में पहुँचना थी, शाम हो गई है और हमारा आने की अब कोई संभावना नहीं है, तो उन्होंने ऑनलाइन रिसेप्शन अटेंड किया है। बिल्कुल, ये देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपना काम जरूर किया होगा, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है उनके विवाह के लिए। मैं उसको त्रासदी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी की वेडिंग लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है, सरकार की मिसमैनेजमेंट से और एयरलाइंस की मैनेजमेंट के चलते सबकी दुर्दशाएं कैसी हो रही है वो देखिए आप। कोई इंटरव्यू किसी को देने जाना हो रहा था, उसका जॉब प्लेसमेंट सफ़र करता है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था, उसका प्लेसमेंट सफ़र करता है, किसी को शादियां अटेंड करने जाने थी। मतलब आप देखिए, हवाई जहाज़ से वो व्यक्ति जाता है जिसके पास ऑलमोस्ट समय की मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो प्लान करके जाता है, तभी तो इतना रुपये खर्च करता है व्यक्ति, नहीं तो ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। तो जो समय को बचाने के लिए, समय का उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए हवाई जहाज़ पकड़ रहे हैं, उन लोगों को देखिए हवाई अड्डों में कैद की अवस्था में बैठे हैं वो लोग। उनको यह सुध-बुध नहीं है कि आज फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। 8 घंटे बाद ये मैसेज जाता है कि नहीं, आज फ़्लाइट आपकी कैंसिल कर दी गई है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे इंतज़ार के बाद लॉबियाँ भरी पड़ी है। आपको देखिए लगेजेस इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। वहाँ पे एक प्रकार का वहाँ पे क्योस क्रिएट हो चुका है, पैनिक क्रिएट हो चुका है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे क्यों हुआ ये कारण समझिए ना। एविएशन मिनिस्ट्री का आदेश था ना कि पायलटों को रोस्टर बेसिस पे ड्यूटी लगाई जाए, मतलब पायलटों को थोड़ा आराम दिया जाए, ये थ्योरी रही। ठीक है, थकान ना हो उनको, लगातार ट्रैवल ना करें, लगातार फ्लाई ना करें। ये पायलटों की कन्वीनियंसी के लिए किया गया, इसमें हमको कोई असुविधा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आदेश जारी करने के पहले ये सोचना होगा कि आपके पास पायलटों का बैकअप क्या है। क्या एयरलाइंस कंपनियों से आपने पूछा कि यदि आपके पास सपोज कीजिए 100 पायलट रोस्टर बेसिस पे आराम करने जाते हैं तो 100 पायलट का आपके पास बैकअप क्या है? मैं इसमें आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद दिलाता हूँ। जिस राहुल गांधी को सरकार और मोदी भक्त मजाक में लेते हैं, उन्होंने नवंबर 2024 में ये बात कही थी, जब एविएशन मिनिस्ट्री का एक आदेश पहले जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि पायलट को आराम देना ज़रूरी है। लगातार फ्लाइंग चेक करने से कुछ भी यात्रियों की जो है सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। इस तरह की बातें सामने आई थी, तो उसको लेकर तैयारी करने के लिए कहा था। लेकिन बाद में मामला ढीला हो गया और अब फिर जो ये पोजीशन बनी है, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मैंने 1 साल पहले बयान देकर जब कहा था तब मेरा सरकार ने मजाक उड़ाया था। देखिए, अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबरें थी हमारे देश के लिए भी। उस समय भी पायलटों की, प्लेन की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चर्चा और चिंतन हुआ था। आज दिनांक तो उस प्लेन के क्रैश होने का मूल रूप का कारण क्या रहा, मेरी समझ के तो भी परे है कि क्या कारण रहा होगा। नहीं, कारण सरकार ने भी आधिकारिक तौर पे अभी तक कुछ बताया नहीं है सर। नहीं है, ब्लैक बॉक्स ने अभी भी कुछ जारी नहीं किया है कि ब्लैक बॉक्स के माध्यम से क्या कारण समझ में आया। तो वो प्लेन क्रैश के कारण थोड़ी चिंताएं तो बड़ी थी कि ऐसा क्यों हुआ, एक बात। लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एड्रेसिंग दिया या एक चिंता जाहिर की, उनकी जगह अपनी सही है। लेकिन देखिए, विपक्ष तो अपनी केवल चिंता जाहिर कर सकता है, अपना कमेंट दे सकता है, अपना रिएक्शन दे सकता है।
पालन तो सरकार को करवाना होगा। लेकिन सरकार को भी चाहिए ना कि विपक्ष का नेता यदि कोई बात कहता है तो वो अपने स्तर पे जांच करा लेते। क्या सरकार के विभाग को ये पता नहीं था, जो बात आपने भी महत्वपूर्ण कही है, कि बैकअप कहाँ से लाएंगे? भाई कोई टैक्सी चालक या टेम्पो चालक तो है नहीं कि उनको फ्लाइट उड़ाने के लिए कह दो। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, जब इस परिस्थितियों में इस आशय का एक आदेश जारी किया गया कि रोस्टर बेसिस पे पायलट फ्लाई करेंगे, तो उसमें बैकअप की आपकी क्या प्रिपरेशन थी? आपके पास एयरलाइंस कंपनियों से क्या फीडबैक रिपोर्ट थी? क्या आपने इस आशय के लिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को कंफर्टेबल टाइमिंग दिया था क्या? उनकी तरफ से क्या फीडबैक था कि वो कन्वीनियंटली उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे क्या? 5 दिन में इतना क्योस क्यों क्रिएट हुआ? नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिगो कंपनी के पास 60% से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, जिनकी सर्वाधिक फ्लाइट होने के कारण सारा दारोमदार उनके ऊपर निर्भर करता है, तो क्या एविएशन डिपार्टमेंट के अफसरों ने या मंत्री ने इन सभी कंपनियों से बात की कि भाई हम ये जो कानून लागू कर रहे हैं, इस कानून के लागू होने से क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होगी? देखिए, हमारे शहर की कोई छोटी सी मीटिंग होती है ना, उसमें भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे स्टेक होल्डर बैठते हैं और इस विषय में चर्चा करते हैं कि ऐसा यदि कर लेते हैं तो इसका बैकअप प्लान क्या है। तो जब देश में, दुनिया में कोविड आया था, उस समय भी यदि किसी प्रकार की SOP जारी करना होती थी तो उसमें भी एक प्लानिंग होती थी ना कि SOP जारी कर दी जाए इन परिस्थितियों में, विपक्ष को विश्वास में लिया जाता था। ठीक है, तो आज की डेट में आपने ये जो आदेश फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन देखिए, चूँकि इंडिगो इसलिए सफ़र कर रही है कि इंडिगो के पास सबसे बड़ा स्टेक है एयरलाइंस में आज की डेट के अंदर, और उसकी एक मोनोपोली है मार्केट के अंदर। ये देखिए, जब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए इंडिगो एक रीजनेबल फेयर लेकर आई थी, उसलिए उसका मार्केट बढ़ता ही चला गया। ठीक है, नहीं तो इतिहास उठा के देखो तो सहारा, जेट, तमाम बड़ी कंपनियां जो है हमारे यहाँ से दिवालिया होकर, किसी का मर्जर हो गया, किसी की दिवालिया हो गया जी। अब समस्या यहाँ से खड़ी होती है कि आपने क्या एयरलाइंस कंपनियों को कॉन्फिडेंस में लेकर आदेश जारी किया था या मन मर्जी से कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है राजा भाई, इसमें डिपार्टमेंट के अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह और निकम्मे साबित हुए हैं। हम आमतौर पर मध्य प्रदेश सरकार के अफसरों के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार में जो सौधन्यमान्य बुद्धिमान अफसर बैठते हैं, उनकी बुद्धि पर भी क्या लठ पड़ गया था? क्या ये सोचा नहीं था? आज ये नाम आ रहा है सामने कि फैज़ अहमद किदवई की इसमें बहुत बड़ी गलती है, जो इसके डायरेक्टर हैं, तो वो क्या कर रहे थे? क्या उनको ये पता नहीं था? ऐसे मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार को ऐसे अफसरों को तत्काल हटा देना चाहिए था, सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे अफसरों को। तो क्या आपके आदेश की लापरवाही या आपके कारण आज लाखों यात्री कैद होकर एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं और मजाक बन गया है? देखिए राजेश भैया, देखिए, आपने जो अफसरों का जिक्र किया तो वो तो उसके लिए अकाउंटेबल हैं ही, जिम्मेदार हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन मैं तो एविएशन मिनिस्टर जो हमारे हैं उनको भी होपलेस मानता हूँ। ठीक है, केंद्र सरकार में जब कोई छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है ना, तो कई बार ऐसा, आप और मैं दोनों, ऐसी खबरें सामने आती है कि अमित शाह ने तत्काल बैठक बुलाई, मोदी जी ने इस पर चिंता करी। आपको याद आ रहा है पिछले 3 दिन में अमित शाह और मोदी जी की तरफ से कोई रिएक्शन आया उस? देखिए, सरकार तो इस समय पुतिन की सेवा में लगी है। बिल्कुल, तो जब पुतिन की सेवा में आप लगे रहते हो, न केवल सरकार, मीडिया भी है ना, तो जब आप पुतिन की सेवा में लगे हो तो यहाँ जो लाखों लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं, उनकी सुध बुध तो आपने ली नहीं है। आज आपने एक आदेश जारी किया है कि प्राइस कैप का आदेश जारी किया कि इसके ऊपर आप चार्ज नहीं कर पाओगे। जब तक लोग लूट चुके हैं, लूट चुकी है जनता। 80,000 रुपये तक की टिकट बिकी है। इंदौर से यदि किसी को मुंबई जाना है तो 45 हज़ार रुपये लगे हैं, और एब्रॉड जाना सस्ता और हमारे डोमेस्टिक फ्लाई महंगा होता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि उस समय आप लोग कहाँ थे? आज आप आदेश जारी कर रहे हो। 4 दिन से ये लोग जब कैद में पड़े हैं हवाई अड्डों पे, उनकी आप लोगों ने सुध-बुध नहीं ली, किसी को होटल उपलब्ध नहीं कराया। अभी तक केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर किसी एयरपोर्ट पर नहीं गए। बिल्कुल। और ये जब आपको फोटोबाजी या छपास रोक लग जाता है तो आप लोग सीधे किसी घटनास्थल पर जाने के लिए तुरंत मीडिया की या PR की टीम लेकर पहुंच जाते हो। अब वो दिन कहाँ गए जब आप बोलते थे कि हम विदेश से उन लोगों को छुड़ा के लाएं और बड़ा भारत का तिरंगा लहराते हो, आप TRP और फोटो सेशन करवाते रहो। तो फेलियर तो आपका हर जगह काउंट होगा। जब एक ट्रेन एक्सीडेंट होती है ना, तो आपका ट्रेन ड्राइवर का इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। मुझे याद, पहले जो इज्जतदार नेता हुआ करते थे, अब तो बहुत कम हैं। माधवराव सिंधिया ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले के समय में रेलवे के मिनिस्टर इस्तीफा देते थे, उनसे मांगा जाता था।
अब देखिए इतना ढीठपना हो गया है हमारे मंत्रियों और हमारे नेताओं में कि वो इस चीज़ की परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि देश में क्या दुर्दशा हो रही है यात्रियों की, और किस वेदना से, किस त्रासदी से, किस परेशानी से ये लोग गुजर रहे हैं। लाखों रुपए उनके बर्बाद हो गए हैं। जिनके कोई वेकेशंस के प्लान थे वीकेंड के हिसाब से, उनको नुकसान हो गया है। जिस टिकट की वैल्यू 8,000 थी उससे 50,000 रुपये लिए गए। उस समय आपने कैब जारी नहीं किया, आज आप एक आदेश जारी कर रहे हैं। अब तो ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा मामला, क्योंकि आपने आदेश वापस ले लिया। कौन सा वाला? पायलटों वाला। तो अब धीरे धीरे वो वापस मोड में आ जाएगा। जब लूट रहे थे उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपको मॉनिटर पे नहीं दिख रहा था क्या? नहीं, लेकिन राजा भाई जितने पायलटों का बैकअप चाहिए उनको ट्रेनिंग देने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। बिल्कुल। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अगले 15 दिन तक हवाई सेवाएं प्रभावित रहेगी। देखिए वो तो रहना है, इसलिए रहना है कि एकदम यहाँ पे इतना कियोस्क क्रिएट हो गया है, इतना हड़कंप मच चुका है कि वो स्मूथ होने में समय तो लगना है। इस चीज़ को स्मूथ होने में समय लगेगा, ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है। मेरा सवाल तो एविएशन मिनिस्ट्री और इंडिगो एयरलाइंस दोनों से बराबर का है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन क्या था उस समय जब ये आदेश जारी किया गया था। आप लोग उसको इतना मिस हैंडलिंग कैसे कर पाए? ये कोई अचानक आई हुई चीज़ नहीं है, चंद्रयान से लैंड हुई चीज़ नहीं है कि अचानक हो गया। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत, प्रोसेस के तहत हुआ है ना। सबको मालूम है कि यदि पायलट्स को यदि वेकेंट करना है, पायलट को आराम देना है तो बैकअप में पायलट्स लगेंगे, वो आपके पास है नहीं। फिर फ्लाइटें डिलेड, कैंसल, और तकरीबन 1000 से 1200 फ्लाइटें देश भर के अंदर कैंसिल होती चली गई। ये क्या राजा भाई, यदि किसी को, देश के नागरिक को यात्रा करना है तो वो बस पे भरोसा नहीं करता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन में लिमिटेशंस होती है, अब फ्लाइट को लेकर भी अनिश्चितता बनी रहेगी? नहीं, फ्लाइट को लेकर अनिश्चितता ज़्यादा है सर, पहले शुरू से ही ज़्यादा, आज से नहीं। फ्लाइट को लेकर अनिश्चितता ज़्यादा है। फ्लाइट के 2-3 कारण जो तो स्टेब्लिश ट्रूथ हैं, कई बार मौसम के कारण, कई बार टेक्निकल ग्राउंड के कारण, कई बार एयर ट्रैफिक में क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण भी फ्लाइट समय पर टेक ऑफ नहीं कर पाती और लैंड नहीं कर पाती। ये मतलब लंबा एक्सपीरियंस के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ आपको मैं। उसमें फ्लाई में आपका समय बचने की एक गारंटी ज़रूर है, लेकिन आप राइट टाइम पे गंतव्य पे पहुंच जाओ, ये भी एक रिस्क फैक्टर इसलिए है क्योंकि अब फ्लाइट का, देखिए इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 42-43 फ्लाइटें यहाँ से टेक ऑफ लेती है पर डे, ठीक है। तो यदि आप राइट टाइम पे टेक ऑफ हो रहे हो तभी तो राइट टाइम पे लैंड करोगे। कई बार क्या होता है, किसी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाता है आपके वहाँ अन्य प्लेटफॉर्म, अन्य मौसम के कारण। तो रेलवे तो इस मामले में फिर भी सर, फॉग यदि एक बार कोहरा नहीं होता तो रेलवे तो इस मामले में फिर भी बहुत ही सबसे बढ़िया देश का सबसे ट्रांसपोर्ट माध्यम है। लेकिन एयरलाइंस पे हम लोग जो है ना ठगे जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ आपसे मैं। हम 1 मिनट लेट होते हैं, गेट बंद कर दिए जाते हैं। वो एयर होस्टेस काउंटर पे हमको मैसेज कर दिया जाता है कि नहीं, अब आप फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, गेट बंद हो चुके हैं। यदि आपके वजन में 100-200 ग्राम भी वजन ज़्यादा होता है तो आपका बैग को या तो एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। तो इन लोगों की दादागिरी तो ऐसी है, इतनी दादागिरी तो हमारे यहाँ शायद पुलिस में भी नहीं होती होगी। मतलब पूरी दादागिरी दिखाई जाती है और ऐसा लगता है कि हम पे एहसान कर रहे हैं हमको यात्री बना के। ये हम उसके लिए पे कर रहे हैं, हम उसके लिए वो पे कर रहे हैं जो आपने उस पर कोट किया है। उसके बाद भी टाइमिंग का मैनेजमेंट, वेटेज का मैनेजमेंट आप लोगों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। यहाँ 8-8, 10-10 घंटे डिले और कैंसिल। राजा भाई, इसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि एयर इंडिया की क्या पोजीशन है, जो सरकार का दायित्व बनता है उसकी क्या हालत है? देखिए एयर इंडिया मूल रूप से तो टाटा ही चला रहा है ना, चला तो टाटा ही रहा उसको। तो भाई सरकार से टाटा ने ले ली उसको, तो जितने फ्लाई जितने रूट पे चला रहा है उतने पे एयर इंडिया चला रहा है उसको। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका स्टेक होगा, ऐसे समझिए उसको एग्जांपल से आप, कि किसी रूट पे, इंदौर उज्जैन रूट पे एक्स व्यक्ति की सबसे ज़्यादा बसें चलती हैं यहाँ पे, 100 बसें चलती है। तो 100 बसें चलती है तो वो लोग ही उस रूट को एड्रेस कर पाते हैं, वो लोग ही उस रूट को, ट्रैफिक को इफेक्ट करते हैं। इंडिगो का सबसे ज़्यादा रूट है, इंडिगो का सबसे ज़्यादा फ्लाइट है, इंडिगो का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग है लोगों की। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वही होंगे ना जिसकी टिकट आपने बुक कराई है। और जिन रूट पे टाटा नहीं चला रहा हो या स्पाइस जेट नहीं चला रहा हो, तो वहाँ पे वो चीज़ इफेक्ट ही नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आपने बुक तो इंडिगो की कराई है। नहीं, दूसरी एयरलाइंस की पोजीशन तो 5%, 2%। हाँ, उनका स्टेक ही कम है ना। उनका स्टेक कम है तो उनके पायलट कम सफ़र करेंगे, पायलट कम सफ़र करेंगे तो फ्लाई कम सफ़र करेगी। कुल मिला के जितना ट्रैफिक आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली उसका असर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्टेक इंडिगो का है। क्या लगता है कि ये कब तक समस्या
हल हो जाएगी, रूटीन कब तक बनेगा? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15 दिन लगना चाहिए। अच्छा अच्छा। 15 दिन के बाद वापस स्मूथनेस आना चाहिए, वो भी यदि अकॉर्डिंगली सब कुछ ठीक होता है तो। लेकिन लोगों का विश्वास टूटा, ये ध्यान रखिएगा आप। अब बैकअप में प्लानिंग, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है? मेरी जानकारी में तो, मेरी समझ में 25-26 साल का तो जर्नलिज्म मेरा ही है, मेरी समझ से तो मैंने कभी फ्लाइट का ऐसा कियोस्क नहीं देखा। और कोविड में भले फ्लाइटें बंद रही हो, ट्रेनें बंद रही हो, लेकिन चालू रही तो फिर चालू ही रही। इस टाइप से डिलेड और इस टाइप से कैंसिल नहीं हुई। एक फ़्लाइट कैंसिल होती है ना, तब भी तकरीबन 100-150 पैसेंजर प्रभावित होते हैं। यहाँ तो 1200-1200, 1300 फ्लाइटें डिलेड और कैंसल्ड हो रही थी सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो आप देखिए, जैसा मैंने जिक्र कहा कि स्थितियाँ ऐसी हो गई जैसे आप किसी सरकारी बस अड्डे में बैठे हो या किसी सिंहस्थ के कुंभ के रेलवे स्टेशन पर बैठे हो। देश की सबसे बड़ी समस्या पर बात करने के बाद हम इंदौर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि, मंत्री नाम की शायद कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि हाईकोर्ट को लगातार हर मामले में डायरेक्शन देना पड़ रहा है। बीआरटीएस के लिए इतनी बड़ी शर्मनाक बात है कि हाईकोर्ट की कमेटी बनती है और वो कहती है कि अब आप रेलिंग हटवाने का काम करें। इंदौर में जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर हाईकोर्ट आदेश कर रहा है। इंदौर में जो है मेट्रो को लेकर भी जो है हाईकोर्ट इंटरवीनर कर रहा है। तो क्या हर मामले में हम कोर्ट के आदेश का ही इंतज़ार करेंगे? देखिए, ये बड़ी समस्या है और गंभीर विषय भी है ये, देखिए। और इंदौर की चाहे पॉलिटिकल विंग हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो, दोनों में आपस में सामंजस्य तो वैसे भी नहीं है। तो इन दोनों के सामंजस्य के लिए राजा भाई, आप थोड़ा ज्योतिष में भी भरोसा रखते हैं, तो कोई ज्योतिष उपलब्ध कराओ जो इनकी पत्रिका मिलवा दे। देखिए, इनका गुण मिलान इसलिए मुश्किल है कि दोनों के ईगो ज़्यादा हैं। तो इनका अच्छा क्या है, ब्यूरोक्रेसी का अपना ईगो है और पॉलिटिकल लोगों का अपना ईगो है। ठीक नहीं, पर अफसर तो इंदौर को आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि तो यहीं पैदा हुए, यहीं मरना है, तो उनको सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। तो देखिए, ये पॉलिटिकल विलिंगनेस आपकी खुद की होती है। अब आप उठा के देखिए, मैं यदि आपसे सवाल करूं राजेश भैया, तो इस टर्म में सांसद को आप बहुत एक्टिव देख रहे हो क्या? हाँ, बस वो जो दिल्ली में है, नहीं, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। उतना ही है। पहले पिछले रिजिम में सांसद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे सभी कामों में, और मतलब उनका पार्टिसिपेशन भी दिखता था, चिट्ठी पत्री भी चलाते रहते थे। इंदौर हवाई अड्डे की दुर्गति के लिए भी आप बताइए, चलिए अभी तो इंडिगो का एपिसोड तो अभी हुआ है, आप जब फ्लाई करने जाते हो ना तो इंदौर का हवाई अड्डा वैसे सरकारी बस स्टैंड जैसे ही लगता है। बिल्कुल। मतलब न तो बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं है पर्याप्त। देखिए, न तो बैठने के लिए चेयर है वहाँ पे, आप जब एंटर करते हो तो इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे पोर्च में खड़ी रहती है, उसका कोई एग्जिट और एंट्री प्रॉपरली नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात, जब आप वहाँ चेक इन के लिए जाते हो, सिक्योरिटी चेक इन के लिए, तो जो ट्रे है, सिक्योरिटी चेक इन का ट्रे, उसके लिए ऐसी मारामारी होती है जैसे कोई भंडारे में सब्जी पूड़ी ले रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। वो सीन एक अलग ही दृश्य दिखाता है। जब आप सिक्योरिटी चेकिंग कराते हो तो ऐसा लगता है कि सारा सामान निकाल के आपको उनको देना है, तो और बकेट, लूट मचती है ना। हाँ, बकेट के लिए लड़ाई होती है। हाँ, वो ट्रे के लिए भी ऐसा लगता है कि घर से लाना पड़ेगी क्या, या घर से ले जाना पड़ेगी क्या साथ में। इंदौर जैसे तो क्या हाईकोर्ट की जो बात हम कर रहे थे बीआरटीएस वाली खास, तो उसको लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जब सभी मामले कोर्ट को ही तय करना है तो फिर इन लोगों सबको वीआरएस दिला दीजिए आप, हाँ, नेताओं को और अफसरों को। बिल्कुल। फिर आप वीआरएस के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। कोर्ट जो बोलेगी उतना कर फिर जब कोर्ट को ही सब कुछ करना है तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? नहीं, पर राजा भाई, शर्मनाक बात नहीं है कि इंदौर का बीआरटीएस पहले बनना, फिर टूटना, और उसके बाद कबाड़ी का इंतज़ार करना, और कबाड़ी भी का इंतज़ार करने की भी लिमिट समाप्त हो जाए तो हाईकोर्ट को कमेटी बना के तय करना है कि भैया अब बीआरटीएस हटाने के लिए भी हम आदमी भेज रहे हैं। देखिए, जब बीआरटीएस बना था ना, मुझे याद है, विवेक अग्रवाल जो अभी दिल्ली में हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, इंदौर कलेक्टर हुआ करते थे, तब भी मैंने ये कहा था कि आपका ये जो सिंगल लेन डेडिकेटेड लेन है, केवल सिंगल डेडिकेटेड लेन से आपका ट्रैफिक स्मूथ नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैफिक स्मूथ के लिए आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी। पर राजा भाई, मैं यहीं रोकता हूँ आपको। इस बीआरटीएस को तो पुरस्कार भी मिले कि देश का सबसे अच्छा बीआरटीएस। बता रहा हूँ क्यों मिले। वो क्या प्रायोजित था? नहीं, इसका बता रहा हूँ क्यों मिले। जिस लेन पे ये लोग चल रहे थे, हाँ, उस लेन पे ट्रैफिक इनको स्टूडेंट्स का, महू जाने वालों का, राहू जाने वालों का ट्रैफिक मिला। और क्या होता है, ये 2005-06 की बात है ये, जब ये ट्रैफिक का मतलब सब, मुझे याद है अजय माकन हुआ करते थे सेंट्रल में अर्बन मिनिस्टर, हाँ, वो उस समय आए थे इस मॉडल को देखने के लिए। ठीक है, तो पुरस्कार मिलना एक अलग क्राइटेरिया है,
सक्सेस होना एक अलग क्राइटेरिया, पुरस्कार के अनेक अनेक क्राइटेरिया हो सकते हैं, कितना ट्रैफिक ले रहे हो, कितना टाइमिंग ले रहे हो, कितना स्मूथ ट्रैफिक है। यदि ये पुरस्कार मिला तो फिर ये हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं तो फिर अभी जो हटाने में समस्या आई वो क्या? वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। आपका विज़न क्या था? आप 2005 में जब सोच रहे थे तो 2005 के आसपास का सोच रहे थे। आप ये नहीं सोच रहे थे कि शहर कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। उस समय एबी रोड हमारा एक मुख्य मार्ग हुआ करता था। उसके बाद रिंग रोड पे हम शिफ्ट हुए, ठीक है, तो हमारा ट्रैफिक रिंग रोड पे जाने लगा। उस ज़माने में यदि इसको रिंग रोड पे बना लेते तो फिर भी सफल हो जाता। हाँ, ये बात हमने कही थी कि इसको रिंग रोड पे बनाना चाहिए, लेकिन अब मेरा ये कहना है कि बन गया, सब कुछ हो गया, अब तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने को लेके हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा देखिए, है? तोड़ रहे हैं तो कोई ये तो मुख्यमंत्री की पर्सनल विलिंगनेस के कारण हुआ भैया। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले भोपाल का ये बीआरटीएस तोड़वाया, उसके बाद इंदौर का डिसीजन लिया। पर भोपाल का बीआरटीएस तो समय से टूट गया, इंदौर में क्या दिक्कत हुई? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये इसमें कॉल मुख्यमंत्री का है, इसमें कॉल इंदौर तो नगरी को करना था, हाँ करना था ना, तो इस कॉल प्रशासन को ध्यान देना था। कॉल लिया गया किससे? मुख्यमंत्री द्वारा, कि यदि ट्रैफिक में व्यवधान हो रहा है, ट्रैफिक जाम रह रहा है, पीक आवर्स के अंदर एबी रोड जैसा शहर का जो प्रीमियम रोड है स्टक हो जाता है, तो क्यों ना इसको जालियों में हटा दिया जाए। ये मुख्यमंत्री का कॉल था, इसके पहले कोई नहीं ले पाया, माफ़ कीजिएगा, शिवराज जी भी नहीं ले पाए और कैलाश जी भी नहीं ले पाए, ठीक है। ये लिया है डॉक्टर मोहन यादव का कॉल लिया हुआ। ये साधुवाद का पात्र मेरी नज़रों में पहले दिन से ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि बीआरटीएस सिर्फ एक बस चले और पूरी जनता इसमें त्रस्त रहे, ये कहाँ का न्याय था? ये बताइए आप। यदि आपको ये रेलिंग नहीं हटानी थी तो इसमें ट्रैफिक चालू कर देते, हाँ, जो बस स्टैंड है उनको हटा देते, जो बने हुए आपके बीच के स्टॉप हटे हैं वो हटा देते हैं। यदि आपको डेडिकेटेड लेन रखना थी तो डेडिकेटेड लेन रखना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, चलाना भी नहीं है, तो इतना बड़ा शहर का जो प्रीमियम मार्ग है आगरा मुंबई मार्ग, जो शहर को जोड़ता है, शहर के अंदर तो एक ही मार्ग बचा ना प्रीमियम, ये बाकी तो आप रिंग रोड और आउटसाइड में चले गए हो आप, ठीक है। तो आज भी हम जो त्रासदी झेल रहे हैं, क्योंकि मॉल इस रोड के ऊपर है, विजयनगर जाने वाला ट्रैफिक इस रोड के ऊपर है, शादी विवाह का ट्रैफिक इस रोड से जाता है, और वैसे तो अब ये शहर इतना ट्रैफिक में बर्बाद हो चुका है कि बाईपास पे भी जाओ तो ऐसा लगता है कि आप शहर के अंदर चल रहे हो, इतना ट्रैफिक बाईपास में भी रहने लगा है। तो तोड़ने के लिए यदि सुप्रीम हाई कोर्ट को कहना पड़े कि आप कमेटी बनाना पड़े, तो ये पॉलिटिकल लोगों का सबसे बड़ा फेल्योर है। क्या कारण है? कोई जस्टिफाइड रीज़न सामने नहीं आ रहा है। रोज़ समाचार आते हैं, फलानी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर फलानी एजेंसी के कोई हर्डल सामने आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ये होपलेस लीडरशिप का एक नमूना है। एयर पोल्यूशन को लेकर भी हाईकोर्ट ने काफ़ी कुछ कहा है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इंदौर मतलब कंपेरेटिव दूसरे शहरों के मुकाबले तो हम लोग फिर भी ठीक हैं, लेकिन किसी भी शहर का सबसे बड़ा चैलेंज नहीं, पर आने वाले समय का खतरा दिख रहा है। बिल्कुल, किसी भी शहर का आने वाले समय का चैलेंज रहेगा तो एयर पोल्यूशन ही रहेगा। किसी भी शहर का, जो बड़े शहर डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पोल्यूशंस हो, जैसे जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा व्हीकल्स के साथ, उसका पोल्यूशन बढ़ना ही है। एक हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम भी समझिए आप, मतलब कि हम लोग जब किसी एक मुद्दे पे काम करने लगते हैं तो दूसरे मुद्दों को इग्नोर करने लगते हैं। हम स्वच्छता का जो मेडल लेके घूमने लगे ना, तो हम केवल अब स्वच्छता के नाम पे ही अपनी ब्रांडिंग करने लगे, पॉल्यूशन भूल गए। पॉल्यूशन स्वच्छता से बड़ा टास्क रहेगा, ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों के अंदर। स्वच्छता तो फिर भी हम लोग ठीक कर सकते हैं सिटीजन एंगेजमेंटशिप के कारण। जो वाहन चलेगा वो धुआं छोड़ेगा ही। अभी एक याचिका हाईकोर्ट में लगी है कि ये मेट्रो सड़क के ऊपर चलेगी कि सड़क के नीचे चलेगी, इसको लेके भी बड़ा जोरदार तमाशा चल रहा है। ऐसा लगता है मुझे, कई बार हम जो नाटक देखने जाते हैं उस तरह की नाटक जैसी स्थिति बन गई मेट्रो के रूट को लेकर। देखिए, अपन इसमें पहले भी एक बार जिक्र कर चुके हैं, फिर रिपीट करते हैं कि मेट्रो को लेकर किसी ने इस सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली ऑन ही नहीं किया, जिसको ऑनरशिप कहते हैं ना, पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ऑन ही नहीं किया। केवल मीटिंगों में चाय की प्याली होठों तक लगा के ज्ञान बांटकर लोग बाहर आ गए थे। इसके विज़न को नहीं देखा कि कौन से रूट पे चलना चाहिए, अंडरग्राउंड चलना चाहिए, ओवरग्राउंड चलना चाहिए, क्या रूट रहेगा, कितना ट्रैफिक इस रूट को मिलेगा। ये सब प्रयोगधर्मी शहर बन चुका है। हर व्यक्ति अपना प्रयोग इस शहर में करता है और चले जाता है। कोई भी अफसर अपने विज़न को एग्जीक्यूट करना चाहता है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति का खुद का विज़न है नहीं,
वो खुद पढ़ते लिखते भी नहीं है, ऐसे माफ़ कीजिएगा, किसी मॉडल को खुद पढ़ते नहीं है, कागज़ को पढ़ते नहीं है, डीपीआर पढ़ते को नहीं जो है। डीपीआर दी जाती है वो देखते ही नहीं देखते नहीं है। है। और अफसरों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जनप्रतिनिधियों को भोजन भंडारे और अतिथि बनने से फुर्सत नहीं है, इनको जो किताब देंगे वो फेंक देंगे जाके। बिल्कुल। तो जब ये खुद किसी डीपीआर को नहीं पढ़ते हैं, खुद क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं, खुद ऑन ग्राउंड जाकर उसके बाद ये ऐसे दौरे करते हैं कागज़ बिछा बिछा के, जैसे पहले चंद्रयान पे थे, धरती पे अभी लैंड हुए हैं। तो पहले कहाँ थे आप लोग जब ये डीपीआर बन रही थी, जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था? अब आप लोगों को ज्ञान उपजता है। तो क्या राजा भाई, ये आखिरी सवाल मेरा है कि क्या इंदौर इस कारण से बर्बादी की तरफ जा रहा है? इंदौर अनऑर्गेनाइज्ड विलेज की भूमिका में है। बहुत बढ़िया। इंदौर इज़ कंसिडर्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड विलेज, चाहे उसमें प्रयोगधर्मी अफसर हो या प्रयोगधर्मी हमारे राजनेता हो, उनके पास कोई विजन नहीं है शहर की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। और माफ़ कीजिए, मुख्यमंत्री जी जो है मास्टर प्लान को नहीं ला पा रहे हैं, इसके कारण हमारे प्रदेश की और ख़ासतौर से इंदौर की ग्रोथ रुकी हुई है। मतलब इंदौर कुल मिलाकर बड़ा गांवड़ा बनता जा रहा है। राजा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन दोनों मुद्दों पर बहुत खास बातें बताई। आगे भी हम इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।